सो हेलो गाइज, कैसे आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्टडी इन योर चैनल के प्लेटफॉर्म पे। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अकाउंट क्वेश्चन विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ईपीएफओ एग्जामिनेशन। सो दिस इज द सेट नंबर 2। सेट नंबर 1 हम पहले ही करा चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको जाके ज़रूर देखिएगा। उसमें हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करा है। आज हम फिर से अलग अलग कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे जो कि ईपीएफओ एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो पहला क्वेश्चन है आपके पास इस तरीके से है कि व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, तो डेप्रिसिएशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे, ये आपके पास क्वेश्चन है। तो जो पहला स्टेटमेंट आपके पास है कि डेप्रिसिएशन इंक्रीज करेगा डेबिट साइड को एंड लॉस अकाउंट एंड हेंस रिड्यूस द प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट को रिड्यूस करेगा। दूसरा जो हमारे पास स्टेटमेंट है कि जो डेप्रिसिएशन है वो इंक्रीज करेगा हमारे टोटल एक्सपेंस को, जिससे कि क्या होगा, जो डेबिट साइड होगा वो एक्सेस हो जाएगा ओवर क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है बोथ और चौथा है नन। तो आपको बताना है कि क्या हो सकता है इसका आंसर। देखिए, मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। पहले आप आंसर देते रहिएगा, मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसमें हमारे पास 3 अकाउंट होते हैं। पहला जो अकाउंट होता है हमारे पास उसको हम कहेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट। जो दूसरा होगा हमारे पास उसको हम बोलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और जो तीसरा हमारे बनेगा उसे हम अकाउंट नहीं बल्कि बैलेंस शीट कहेंगे। ठीक है, बैलेंस शीट कहेंगे। ये चीज़ होती है। नाउ यहाँ पे हमें बात करी गई है कि बैलेंस पीएनएल अकाउंट की बात में, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में बात करी गई है। अब आपको पता है कि यहाँ पे 2 चीज़ बनेंगे, एक डेबिट साइड बनेगा और एक क्रेडिट साइड बनेगा। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस पे, लॉस अकाउंट पे। तो आपको जानना ज़रूरी है कि डेप्रिसिएशन है क्या। देखिए, जो डेप्रिसिएशन है वो अल्टीमेटली हमारा एक्सपेंसेस है या हम कहें वो लॉस है। और आपको पता है एक्सपेंसेस से लॉस कहाँ जुड़ेंगे, डेबिट साइड में। ओके, तो ये हमारे जुड़ जाएंगे डेबिट साइड में। अब जब एक्सपेंसेस और डेबिट लॉस साइड में जुड़ेंगे, यानी कि जो हमारा डेप्रिसिएशन होगा वो डेबिट साइड को क्या करेगा, डेबिट साइड में जाएगा। अगर डेबिट साइड में जाएगा इट्स मीन डेप्रिसिएशन इंक्रीज द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हैंस रिड्यूस द प्रॉफिट। अब क्या होता है, प्रॉफिट कैसे रिड्यूस होगा। देखो, जो डेबिट साइड में कुछ अमाउंट आएगा, ठीक है, और क्रेडिट साइड में कुछ अमाउंट आएगा। अगर मान लीजिए क्रेडिट साइड का जो अमाउंट है वो 90 रुपये है और डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है वो 40 रुपये है, तो हम अल्टीमेटली क्या करेंगे, 90 में से 40 घटा देंगे, उसका आंसर आएगा हमारे पास 50। यानी कि जो डेबिट साइड है वो कम है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है। जब ऐसा होता है तो हमारा नेट प्रॉफिट होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। बट इस केस में ये क्या कर रहा है कि डेप्रिसिएशन क्या करेगा, कहीं ना कहीं इंक्रीज करेगा हमारे डेबिट साइड को। अगर डेबिट साइड को इंक्रीज करेगा मतलब यहाँ जो टोटल होगा वो इंक्रीज हो जाएगा और यहाँ जो क्रेडिट साइड होगा वो कहीं ना कहीं कम होगा। तो जिससे क्या हो सकता है कि हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो रिड्यूस भी हो सकता है या हमें लॉस भी हो सकता है। तो जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। अब दूसरा स्टेटमेंट ये क्या कह रहा है कि जो डेप्रिसिएशन है इंक्रीज कर रहा है टोटल एक्सपेंसेस को। मैंने क्या बोला, डेप्रिसिएशन आपका एक्सपेंसेस है कहीं ना कहीं, तो इस मीन्स ये एक्सपेंसेस को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। बिल्कुल सही बात है। एंड लीडिंग टू एक्सेस ऑफ डेबिट ओवर क्रेडिट बैलेंस, तो डेबिट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा ओवर क्रेडिट बैलेंस, जिससे क्या होगा अल्टीमेटली फिर से क्या हो जाएगा, जो नेट प्रॉफिट होगा वो तो या तो रिड्यूज हो जाएगा या तो टोटल हमारा लॉस हो जाएगा। इट्स मीन्स ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। और जो हमारा जो सही आंसर होगा बोथ 1 और 2 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर था बोथ 1 और 2 है। आई होप आपने भी आंसर किया होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं सेकंड की ओर। ठीक है, हम जो भी यहाँ पे क्वेश्चन करा रहे हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और उन्हीं क्वेश्चन को कवर करा रहे हैं हम जो कि इंपॉर्टेंट है ईपीएफओ एग्जाम के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे बिल के बारे में पूछा गया है। ए बिल इज सेड टू हैव बीन डैश डैश व्हेन द ड्रॉई फेल टू मेक द पेमेंट ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी। ओके, तो उसको क्या कहेंगे, उस बिल को क्या कहेंगे, डिसऑनर्ड, डिस्काउंटेड, बोथ 1 और 2 या नन ऑफ दिस, आपको बताना है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे 3 चीज़ें होती है। देखिए, बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है ड्रॉई, एक होता है ड्रॉवर। ठीक है, एक होता है ड्रॉई, एक होता है ड्रॉवर, एक होता है आपका पेई। ठीक है,
अब देखिए जो बिल को ड्रॉ करता है उसको ड्रॉअर बोलते हैं, ठीक है, जिसके खिलाफ किया जाता है उसको ड्रॉई कहते हैं, और जिसको पेमेंट देनी होती है उसको पेई कहते हैं। जनरली ड्रॉई और पेई एक ही होता है अनलेस एंड अनटिल जब तक जो बिल है उसको ट्रांसफ़र ना किया गया हो, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। अब होती है मैच्योरिटी। डेट ऑफ मैच्योरिटी किसको कहते हैं? देखिए डेट ऑफ मैच्योरिटी का मतलब जब आपको जो पूरा का पूरा पैसा जिस दिन पे आपको क्या करना है ड्रॉवर को देना होता है उसको डेट ऑफ मैच्योरिटी भी कहते हैं। हालांकि कभी कभी ग्रेस पीरियड भी दिया जाता है जो कि मैक्सिमम 3 डे का होता है। इस चीज़ को भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ होती है। अब जब देखिए बिल को आपने क्या करा, जो डेट थी मैच्योरिटी की उस टाइम पे नहीं दिया आपने, मतलब उस टाइम पे आप फेल कर गए, आपने फेल कर दिया, मतलब आपका जो अमाउंट था आपने नहीं दिया डेट ऑफ मैच्योरिटी को, तो उस चीज़ को कहा जाता है डिसऑनर कर दिया गया। आपने बिल को क्या कर दिया? डिसऑनर कर दिया। डिस्काउंट तब होता है जब आप क्या करते हैं, जब सपोज डिस्काउंट को मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। सपोज यहाँ पे एक ट्रेडर है, यहाँ पे एक परचेजर है। तो ट्रेडर ने परचेजर को क्रेडिट पे कुछ सामान दिया, यानी उधार पे सामान दिया। तो ट्रेडर ने क्या कर दिया, एक बिल फाड़ के रख दिया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये जो क्रेडिटर है वो कुछ टाइम बाद इस बिल के रिस्पेक्ट में इसको पैसे दे देगा। बट अभी ट्रेडर को सपोज कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि ट्रेडर को क्या होगा कि तुरंत कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ी। तो ट्रेडर क्या करेगा, जो ये बिल ऑफ एक्सचेंज है, जो ये बिल ऑफ एक्सचेंज है इसको थर्ड पार्टी के पास जाएगा। हम मान के चल रहे हैं यहाँ पे बैंक है थर्ड पार्टी। अब क्या है, सपोज इस बिल ऑफ एक्सचेंज की जो वैल्यू थी वो 500 रुपये थी, यानी कि क्रेडिटर को इसको 500 रुपये देने थे। अब ये क्या करेगा, इसको कुछ टाइम बाद क्या होगा, तुरंत पैसे की कमी पड़ गई। तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज को लेके बैंक के पास जाएगा और बोलेगा भैया आप इस बिल ऑफ एक्सचेंज को रख दो और इसके बदले ऐसा करो मुझे 400 ही दे दो क्योंकि मुझे अभी अर्जेंट ज़रूरत है। तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज तो है कितने का, 500 रुपये का, बट ये डिस्काउंटेड पे दे दिया तो इसको 400 मिल गए। ओके, इसकी नीड पूरी हो गई, बैंक का भी फ़ायदा हो गया। ओके, अब जब ये बिल ऑफ एक्सचेंज किसने ले लिया, बैंक ने ले लिया। तो अब जो ये क्रेडिटर है वो कुछ टाइम बाद बैंक के पास जाएगा और उससे बोलेगा कि मैंने 500 रुपये देने थे इस बिल ऑफ एक्सचेंज के बदले, तो आप क्या कर लीजिए 500 रुपये पकड़ लीजिए। तो बैंक को भी फ़ायदा हो गया, इसको अर्जेंट पैसे चाहिए थे इसको भी मिल गया, तो ये सबका काम हो गया। तो जब ये चीज़ होती है कि जो बैंक है, बैंक ने क्या है डिस्काउंट पे क्या कर दिया, उस ट्रेडर को क्या कर दिया, पैसे दे दिए, तो उसको बोलते हैं डिस्काउंट ऑफ बिल। ओके, और एक चीज़ आपको याद रखनी है, ये ट्रेडर था, ये क्रेडिटर था, ये बैंक था, ठीक है। जब इसने बिल ऑफ एक्सचेंज को फाड़ा और ये यहाँ बैंक के पास गया और इसने क्या कर दिया, इसका बिल ऑफ एक्सचेंज का ट्रेड कर दिया, तो इसको बोलते हैं, इसी बिल ऑफ एक्सचेंज को अगर डिस्काउंट प्राइस पे हम इसको आदान प्रदान कर सकते हैं या एक्सचेंज कर सकते हैं, तो इस बिल ऑफ एक्सचेंज को ट्रेड बिल कहा जाता है। इस चीज़ को भी आप याद रख सकते हैं, इस बिल ऑफ एक्सचेंज को ट्रेड बिल भी कहा जाता है। तो ये था बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में। तो आई होप आपने सब चीज़ समझ ली होंगी। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैंने आपको एक बार फिर से समझाया है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। उसके बाद होता है P&L अकाउंट, जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं। और जो तीसरा होता है वो स्टेटमेंट होता है, जिसे कि हम बैलेंस शीट कहते हैं। ये 3 चीज़ें बनती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ये चीज़ आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अब क्या है इसमें, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, टू असर्टेन प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर्ड बाय अ बिजनेस ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड। तो ट्रेडिंग अकाउंट से हमें क्या पता चलता है, ग्रॉस प्रॉफिट, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें नेट प्रॉफिट पता चलता है, और बैलेंस शीट से हमें कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि टू असर्टेन मतलब जांचना प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर्ड बाय अ बिजनेस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। ये देखिए, आपको हमें पता चल रहा है कि नेट प्रॉफिट होगा या नेट लॉस होगा, ये पता चल जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, मतलब पहला स्टेटमेंट तो सही है।
दूसरा स्टेटमेंट करा है टू असर्टेन द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन। तो फाइनेंशियल पोजीशन मैंने बताया आपको किससे पता चल रही, बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट किसका पार्ट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, मतलब ये भी आपका सही है। इसके बाद क्या है, टू एनहेंस कंपैरिजन ऑफ करंट ईयर परफॉर्मेंस विद डेट ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी करंट ईयर की जो परफॉर्मेंस है वो पिछले साल से कितनी है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हमें पता चल जाएगा। यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट क्या हो गई, हमारी सही हो गई। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। ये वाली चीज़ आप जरूर याद रखिएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा अगर आपको पता नहीं है तो। चलिए अब आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको दिया है डैश डैश refer to those expenses which the benefit have not been realized but the payment have already been made in advance। ओके, इसका कहने का मतलब ये है कि ऐसे एक्सपेंसेस जिनका हमने बेनिफिट तो नहीं लिया है बट हमने उनका पेमेंट कर दिया है पहले ही। इट्स मीन हमने पेमेंट कर दिया है अपनी सर्विसेज के लिए, बट अभी तक हमें उनका बेनिफिट नहीं मिला है। तो उस चीज़ को क्या बोलेंगे, ठीक है, तो उसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोलेंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस बोलेंगे, या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस बोलेंगे, या अक्रूड इनकम बोलेंगे। वन बाय वन मैं इनको आपको पहले समझा देता हूँ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं, ऐसे एक्सपेंसेस जिनको हमने क्या कर दिया है, जिनका हमने लाभ ले लिया है बट अभी तक हमने उनको क्या नहीं किया, अभी तक हमने उनका एक्सपेंस अभी दिया नहीं, मतलब जो खर्चा था वो अभी हमने पे नहीं किया, वो उनको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस जो हमने एडवांस में दे दिए बट उनका बेनिफिट अभी तक हमने नहीं लिया है, ठीक है। इनकम रिसीव इन एडवांस, ऐसी इनकम जो हमने पहले ही ले ली बट उसके बदले हमने कोई काम किया नहीं, वर्क हमने किया नहीं, ठीक है। अक्रूड इनकम वो इनकम होती है ऐसी इनकम मतलब जो काम हमने कर दिया, मतलब कोई काम था उसको हमने कर दिया है बट अभी तक हमें उसके पैसे मिले नहीं हैं, इसके पैसे हमें अभी तक मिले नहीं हैं। सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, उसको ही एक्रूड इनकम कहा जाता है। तो आई होप आप इन चारों चीज़ों को समझ गए होंगे। तो अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, ऐसे एक्सपेंस जिनका बेनिफिट अभी तक हमने रियलाइज़ नहीं करा है बट हमने पेमेंट कर दिए, तो मतलब एडवांस में पेमेंट कर दिया। जो एडवांस में पेमेंट हो जा रही है तो उसको ही प्रीपेड एक्सपेंसेस कह रहे हैं, ओके। अब जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है वो हमारी क्या है, लाइबिलिटी है ना, वो हमारी लाइबिलिटी है, क्योंकि भैया हमने क्या करा, सर्विसेज तो ले लिए बट उसके बदले पैसे तो चुकाए नहीं है, तो उनको हमें ये लाइबिलिटी होगी। प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब हमने पहले ही क्या दे दिया, अपने पैसे दे दिए, तो हमारे वो क्या बन गए, एसेट बन गए। इनकम पहले ही रिसीव कर दिया बट आपने उसका काम करा ही नहीं है, तो ये आपकी लाइबिलिटी बन गई कि आपको उसका काम करना है, ठीक है। आपने क्या कर दिया, काम कर दिया है, अब उसने आपको क्या करना है, पैसे देने हैं, मतलब आपने कमाया है कुछ, यानी कि आपके वो एसेट है। तो ये चीज़ आपकी एसेट है, ये लाइबिलिटी, ये एसेट और ये लाइबिलिटी, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, ठीक है। तो आई होप मैं तो क्या कर रहा हूँ, आपको पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक है। एमसीक्यू के जरिए हम पूरी की पूरी अकाउंट कर देंगे और आपके पूरे जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्डअप हो जाएंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि कौन सा है हमारे पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि यहाँ पे बताया गया है कि व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट व्हेन गिवन इनसाइड द ट्रायल बैलेंस। अब क्या होता है यहाँ देखिए, जब हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो मैंने पहले बोला था ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है एंड बैलेंस शीट बनती है, ये चीज़ मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे क्या बोल रहा था, ट्रीटमेंट करना है हमें किसका, डेप्रिसिएशन का, एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, जब ये क्या गया ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया गया है। देखिए कैसे होता है, सबसे पहले जर्नल एंट्री बनती है हमारी, उसके बाद लेजर में जाता है, उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनता है, और ट्रायल बैलेंस के बाद हमारा बनता है फाइनल अकाउंट। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब क्या होता है, ट्रायल बैलेंस से क्या होता है, चीज़ें फाइनल अकाउंट में जाती हैं। अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है, फाइनल अकाउंट में क्या होता है, अगर चीज़ें पहले ही से ही ट्रायल बैलेंस के अंदर दी गई हैं, चीज़ें अगर पहले से ही ट्रायल बैलेंस के अंदर दी गई हैं तो विदाउट एडजस्टमेंट हम क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट के अंदर लिख लेते हैं। बट अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं दी है तो हमें क्या करना पड़ता है, एडजस्टमेंट करना पड़ता है। और जब ऐसा होता है तो जो भी चीज़ें होती हैं वो दो जगह आती हैं, एक बैलेंस शीट के अंदर
और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर इनसाइड द बैलेंस शीट दे रखी है, इनसाइड द ट्रायल बैलेंस दे रखी है, तो विदाउट एडजस्टमेंट हम उन्हें सिर्फ एक साइड लिखते हैं, ओनली वन साइड, या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे या ट्रेडिंग अकाउंट में या तो बैलेंस शीट में, जहां उनका हमें रखना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे चीज़ क्या है कि इनसाइड द ट्रायल बैलेंस यानी ट्रायल बैलेंस में दी गई है, यानी कि विदाउट एडजस्टमेंट वाली बात है, यानी कि जो डेप्रिसिएशन होगा उसे जहाँ जाना होगा वो एक ही जगह जाएगा, या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या ट्रेडिंग अकाउंट में या हमारा बैलेंस शीट में जाएगा। अब यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट है ये क्या कह रहा है, इट विल पोस्टेड ओनली इन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। अब क्या है, इसको तो जाना एक ही साइड है, एक ही तरफ जाना है, बट क्या ये एसेट साइड जाएगा? क्या डेप्रिसिएशन हमारा एसेट है? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर क्यों जाएगा बैलेंस शीट में? तो डेप्रिसिएशन हमारा क्या है, एक प्रकार का एक्सपेंसेस या लॉसेस, यानी कि इसे कहाँ जाना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, है ना, वो भी डेबिट साइड। मैंने अभी शुरू में बताया था आपको, जो शायद पहला क्वेश्चन था। अब यहाँ पे ये क्या बोला है, इट्स सो इन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बस यही तो बात करी है मैंने बिना क्वेश्चन को यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी नहीं देखी, फिर भी बता दिया ना आपको। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, तो इसी का आंसर ये होगा, फिर नीचे जाने की जरूरत है ही नहीं, है ना। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। सो आई होप आप समझ पा रहे होंगे चीज़ों को कि किस तरीके से मैं चीज़ों को आसान बना रहा हूँ आपके लिए। ओके, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली चीज़ें आपको सबको याद रखनी है कि क्या होगी, कैसे होगी। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके से है कि इज प्रिपेयर टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कैपिटल एट अ पर्टिकुलर डेट। हाँ, तो यहाँ पे एक चीज़ देखने, डैश डैश इज प्रिपेयर टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कैपिटल एट अ पर्टिकुलर डेट। अब यहाँ पे देखो भैया कि यहाँ पे लिखा क्या है, अमाउंट ऑफ कैपिटल। इस तरीके से क्वेश्चन को आप देख लिया करो, अमाउंट ऑफ कैपिटल की बात कर रहा है। अच्छा, ये आपके पास ऑप्शन है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड नन ऑफ द अबव। तो कौन सा होगा? डैश डैश इज प्रिपेयर टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कैपिटल एट ए पर्टिकुलर डेट। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ कैपिटल की बात कर रहे हैं एट अ पर्टिकुलर डेट। तो देखो बैलेंस शीट का काम क्या होता है, फाइनेंशियल पोजीशन को बताना, है ना, एज ऑन डेट। प्रॉफिट एंड लॉस का काम क्या होता है, नेट प्रॉफिट को दिखाना, नेट प्रॉफिट या लॉस को दिखाना। नन ऑफ द अबव तो अलग बात है, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल पोजीशन दिखाएगा हमारी, यानी कि बैलेंस शीट होगा नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारी नेट प्रॉफिट को दिखाएगा या नेट लॉस को दिखाएगा, ये भी होगा नहीं। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इसका आंसर हो जाएगा। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इसका आंसर हो जाएगा। अब बोलोगे सर कैसे, अभी बताता हूँ मैं आपको। इसीलिए मैंने आपके लिए एक स्लाइड बनाई है कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर और बैलेंस शीट में क्या अंतर होता है, बैलेंस शीट में क्या अंतर होता है, मैं अभी दिखाता हूँ आपको। तो इसका आंसर फिलहाल तो 1 है। अब देखिए क्या फ़र्क होता है इसमें, ये चीज़ आप ज़रूर पढ़िए, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इस चीज़ को आप देखना। डिफरेंस है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में और बैलेंस शीट में। तो देखिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्या होता है, ये प्रिपेयर करा जाता है टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ कैपिटल एट अ पर्टिकुलर डेट। तो अमाउंट ऑफ कैपिटल क्या है कंपनी की एट अ पर्टिकुलर डेट में, ये चीज़ इसको दिखाते, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इस चीज़ को दिखाते हैं। जबकि बैलेंस शीट का काम ही है कि फाइनेंशियल पोजीशन। ये वर्ड आप याद रख लीजिए, ये जितने भी वर्ड है ना छोटे छोटे जो इंपॉर्टेंट है वो वर्ड आपको याद रखने हैं, रट लेने हैं अच्छे से। ये फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाते हैं कंपनी की। इसके अलावा जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है वो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन दिखाता है या प्रिपेयर करता है अंडर ए सिंगल एंट्री सिस्टम। देखिए सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर काम करता है, जबकि जो फाइनेंशियल बैलेंस शीट है वो डबल एंट्री सिस्टम के अंदर काम करती है, ठीक है। तो ये चीज़ आप देखते रहिएगा, ये आप चाहे तो आप नोट्स बना सकते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे अलग से स्लाइड बनाई थी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द वेरियस इसेंशियल फीचर ऑफ अकाउंटिंग रिपोर्ट। जो हमारी जो अकाउंटिंग रिपोर्ट होती है उनके इसेंशियल फीचर क्या है, क्या रिलीवेंस है, एक्यूरेसी है, टाइमलाइननेस है या ऑल ऑफ द अबव है। तो ये चीज़ें तो आपको हमेशा याद रखनी पड़ेंगी कि ये सारी चीज़ें होती है अकाउंटिंग रिपोर्ट की इसेंशियल फीचर। ऑल ऑफ द अबव इसके आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए व्हाट आर दी, एक मिनट, अच्छा चलिए स्टार्ट करते हैं। What are the following points that should be taken into consideration before introducing accounting software in an organization? जब भी हम accounting softwares को अपनी organization में लाते हैं तो इसके भी बहुत फ़ायदे होते हैं। एक तो हमारी स्पीड बढ़ जाती है, काम करने की एक्यूरेसी बढ़ जाती है, ठीक है। बट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को लाने से पहले
हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, टेक इनटू कंसिडरेशन बिफोर इंट्रोड्यूसिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। क्या हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो इस चीज़ को ले पाए। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन की मतलब उसकी कॉस्ट कितनी होगी, हमारे पास अगर उतनी कॉस्ट है नहीं तो क्या हम उसको रखेंगे, ये चीज़ है। ये साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कितना है, 10 बंदे आपकी कंपनी में काम करते, क्या आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर रखोगे, बिल्कुल नहीं, है ना। जहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से काम होता हो, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो, वहीं पे तो रखोगे, तो साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। तो ये चीज़ है, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस, ये भी देखोगे। साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखो, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। तो गाइज ये थी हमारी अकाउंट क्वेश्चन की जो ईपीएफओ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आज हमने मेनली बात करी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन थे। आई होप मैंने आपको चीज़ों को अच्छे तरीके से समझा पाया होऊंगा। अगर आपको लगता है कि हमारी थोड़ी सी भी मदद हो रही है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा कि यहाँ पे ईपीएफओ में जो अकाउंट का जो सेक्शन आना है उसको कवर करा दिया जा रहा है। तो आप हम क्या कर सकते हैं, अपने दोस्तों को भी यहाँ इस चीज़ को शेयर कर सकते हैं। तो आपको किस तरीके से लगे ये क्वेश्चन, आपके कितने सही जवाब आए, इस चीज़ को हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स करके। सो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। सो जय हिंद दोस्तों।